अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और आज हम इसके पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक सीखेंगे। इस सिलसिले में आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का पेपर 2 जो कि केस स्टडी बेस्ड होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम मई जून 2023 का पेपर ले रहे हैं। दिस इज़ पेपर 2-2। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, केस स्टडी जो है वो किसी कंपनी के बारे में होती है। दिस केस स्टडी इज़ अबाउट एवरीवन थिएटर और पेपर 2 के साथ आपको इंसर्ट मिलता है जिसमें वो केस स्टडी मौजूद होती है। तो ये इंसर्ट है जिसको हम पहले गो थ्रू करेंगे, फिर हम जो है वो फर्दर इसके क्वेश्चन देखेंगे। Zayn and Zara are both actors. They plan to start up a theater in a low income area of main city. Zayn and Zara believe that helping the community is as important as being successful entrepreneurs. इसका मतलब है कि जो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें ये शामिल है कि ना सिर्फ पैसे कमाए जाएं बल्कि सोसाइटी की खिदमत भी की जाए। ये आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड होगी। अच्छा, द थिएटर विल बी अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस and Zain and Zara have to decide whether to start up as an unincorporated business यानी पार्टनरशिप और अ लिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो नहीं बना सकते, तो बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसके बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब है ये प्राइवेट लिमिटेड का सोच रहे हैं या पार्टनरशिप का सोच रहे हैं। Zain is planning to prepare a cash flow forecast for the first year. Zara knows that they will need to set up business objectives for the theatre and also decide on a leadership style to use when managing employees. ET, जो कि इनकी कंपनी का नाम है, Everyone Theatre, will have 24 part-time employees, as shown in the organizational chart in Appendix 1. Zain and Zara plan to put on performances in the evening for the local people and tourists. There will be 100 seats in the theatre, but not all seats will be sold if the price is too high. The marketing manager, yani Zara Khud, will need to decide which performances to put on, what price to charge, and which refreshments to sell. Zara will also need to decide between the two possible options for the first performance when the theatre opens. Information on the two options is shown in Appendix 2. फिर in the daytime, the theatre building will be used by Daycare, a local social enterprise. Daycare takes care of young children up to age of 5 so that low income family members can go out to work. ठीक है जी. It also provides education for children which helps their development and progress before they start school. ये 5 साल के बच्चों के ही है, सिर्फ डे केयर नहीं करते बल्कि तालीम भी दे रहा है. Some of the daycare's objectives are different to those of ET. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो दिया हुआ है वो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, नैरो भी है और शॉर्ट भी है, ना टॉल है ना ब्रॉड है. यानी मार्केटिंग मैनेजर जारा है, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर जेन है. इनके अंडर में, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में एक्टर्स, प्रमोशन और बैक स्टेज आ रहा है, और फाइनेंस मैनेजर के अंडर में क्लीनर्स और टिकट ऑफिस आ रहा है. उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दिए हुए हैं, एक्टर्स 10 हैं, बाकी जो भी एम्प्लॉयज़ के नंबर्स हैं. अपेंडिक्स 2 में इन्होंने फोरकास्ट दी हुई है 2 पॉसिबल ऑप्शंस की फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर के लिए. फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ एक्टर्स जो लगेंगे वो 7 लगेंगे, एक्टर्स और एम्प्लॉयज़. सेकेंड ऑप्शन में 24 लगेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में एवरेज वेज जो है वो $30 है. सेकेंड ऑप्शन में एवरेज वेज $10 है. यानी वो ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ करवा रहे होंगे तो $30 होगी. ऑल द अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग सीनरी, कॉस्ट्यूम्स, फर्स्ट ऑप्शन की $1000 है, दूसरा ऑप्शन की $2000 है. फोरकास्टेड रेवेन्यू, अगर 100 की 100 सीट सेल हो जाए तो फर्स्ट ऑप्शन का
$1000 है, सेकंड ऑप्शन का $2500 है। तो ज़ाहिर है एवरेज वेज को निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सीधा 21, $210 तो वही हो गई ऊपर वाले की। 210 एक और 1000 एक, तो 1210 कॉस्ट है पहले ऑप्शन की और 1000 रेवेन्यू है, यानी लॉस में जाएगा। सेकंड ऑप्शन में 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2400 बनता है। 2400 इनकी वेरिएबल कॉस्ट है और 2000 इनकी अदर कॉस्ट है, तो मिला के बनता है 2200 $2240। यस, जबकि उसमें रेवेन्यू आ रहा है $2500, तो प्रॉफिट होने का चांस है। सेकंड ऑप्शन में प्रॉफिट का चांस है, फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉफिट का चांस नहीं है। फिर अपेंडिक्स 3 में ईमेल की है जेन ने जारा को, पार्टनर हैं, ईमेल भी करते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं। We want to support the local community and we need to make decisions about the following. Should we pay fair wage even though they may be higher than those paid by the competitive theatres? बाकी थिएटर्स जो वेज पे कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, क्या हम कंपेटिटिव वेज पे करें या उतने ही दें जितने यहाँ पे बाकी लोग भी दे रहे हैं? ओनली बाय कॉस्ट्यूम्स प्रोड्यूस बाय लोकल कम्युनिटी, या नहीं बाहर से भी मंगा लें? परचेज ऑल रिफ्रेशमेंट्स फ्रॉम सप्लायर्स दैट डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट और नॉट। ये इंसर्ट ख़त्म हो गया, इसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया हमने और उसके बाद हम गए पेपर के ऊपर। पेपर निकालते हैं, दिस इज पेपर 2-2। देखिए पेपर 1 घंटा 30 मिनट में करना है, सारे सवालों के जवाब देने हैं। टोटल 4 सवाल होंगे, हर सवाल में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा, दूसरा पार्ट ज़्यादा एप्लीकेटिव होगा। हर पार्ट को करने के लिए केस स्टडी से रेफरेंस देना ज़रूरी है, कोई चॉइस नहीं है। पहला सवाल देखते हैं, एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी सक्सेसफुल। देखिए इसमें कहीं ये नहीं कहा कि थिएटर बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होता है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें, लेकिन अगर आप बात करते हुए थिएटर को रेफर करेंगे तो ये अच्छा माना जाएगा। तो क्या क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल होने के लिए? जी याद है किसी को? अरूज बाजी, सबा बाजी। सबसे पहले तो मैनेजर शुड बी अ लीडर, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हर चीज़ जो वो खुद करके दिखाए, करने में आगे से आगे बढ़े, ठीक है। फिर क्रिएटिव हो, कितनी कितनी क्वालिटीज़ है ना, ह्यूमन बीइंग के हवाले से देखें तो कितनी क्वालिटीज़ है। क्रिएटिव हो, रिस्क टेकर हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो और और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, नेटवर्किंग अच्छी हो उसकी, और जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेज बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड। तो अब जब आप कहेंगे कि वो मोटिवेटिंग हो, तो यहाँ पे आप कहेंगे मोटिवेटिंग हो तो दैट एक्टर्स एंड द स्टाफ वुड बी परफॉर्मिंग बेटर। इस तरह से करके आपने मोटिवेटिंग तो एक्सप्लेन कर दिया कि मोटिवेटर। हाँ हाँ यकीनन, बिल्कुल क्वेश्चन जनरल है। जनरल क्वेश्चन में भी जब आप ये कहेंगे कि एक बंदे को मोटिवेशन करनी आनी चाहिए स्टाफ की, तो जब आप ये स्टाफ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो क्यों ना हम इनके स्टाफ का लफ्ज़ यूज़ कर लें, हमारी एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं कंज्यूम हो रही उससे। और फिर हमने एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो बताया उसको एक्सप्लेन क्या कैसे एक्सप्लेन इस तरह से करना है कि बिजनेस से सक्सेसफुल होने का इससे क्या ताल्लुक है। जब एक बंदा अच्छा मोटिवेट कर सकता है स्टाफ को, तो ऐसा बंदा, जैसे कि अगर मार्केटिंग मैनेजर या इनमें से कोई एक ज़्यादा मोटिवेट है तो अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा अच्छा मोटिवेट कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक्टर्स बेहतर एक्टिंग कर सकेंगे, आउट ऑफ द वे
जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे एक्टर्स, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनका थिएटर सक्सेसफुल होगा। तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि अल्फाज के बजाय थिएटर सक्सेसफुल होगा कि अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। वर्कर्स के लफ्ज़ के बजाय एक्टर्स का लफ्ज़ यूज़ कर लिया जाए, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो रिलायबिलिटी बढ़ती है। लोग ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब है कि बिज़नेस सक्सेसफुल होने जा रहा है। जब उनको ये पता हो कि एक सक्सेसफुल बिज़नेस के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो वो ज़्यादा तसल्ली होती है उनको इस बात की कि बिज़नेस बंद नहीं होने जा रहा। तो दिस अगेन गिव्स देम मोर मोटिवेशन। तो जितने भी चारों फैक्टर्स हमने लिखने हैं, इन चारों में इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हो सके तो हम इसको रिलेट ही करें हर सवाल में। अच्छा, पार्ट 2 देखते हैं इसका। कंसिडर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अप ईटी एज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस और एज अ लिमिटेड कंपनी। अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं? वही सारे कि अनइनकॉर्पोरेटेड है तो बहुत सारा पेपर वर्क नहीं होगा। अनइनकॉर्पोरेटेड है तो इनको अपने फाइनल अकाउंट्स बहुत सारे लोगों को शो नहीं करने पड़ेंगे। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इनके पास होगा। ठीक है, सेटअप करना आसान है निस्बतन। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनके ऊपर आएगी, इनकी पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती हैं। फिर इनके पास ज़ाहिर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, 2 बंदे हैं, इनके अपने फाइनेंस इसमें इस्तेमाल होंगे, और ये पार्टनर टोटली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपना काम करने में, इनको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। ठीक है ना। पेपर 2 में मज़ेदार बात यह है कि आप दोनों में से किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। सब जगह ऐसा ही आएगा, सारे सवालों में ऐसा ही है, इसलिए इट्स डिफिकल्ट टू फेल पेपर 2, बट इट्स नॉट ईजी टू गेट ए, क्योंकि आपको अपने जवाब को जस्टिफाई करना होता है। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि आई थिंक या इन माई ओपिनियन, ये तो लफ्ज़ यूज़ करना ही नहीं होता। आई थिंक और इन माई ओपिनियन यूज़ करना ही नहीं होता, बल्कि आपको कहना होता है कि ऐसा करना चाहिए है क्योंकि। तो अगर आप ये रिकमेंड करते हैं कि जी अनइनकॉर्पोरेटेड ही बेहतर है क्योंकि, अब अनइनकॉर्पोरेटेड के फ़ायदों को सामने रखेंगे, साथ में इनकॉर्पोरेटेड के नुकसान भी बताएंगे, और वो बताएंगे इसके अपने बिजनेस के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ, इनको अनइनकॉर्पोरेटेड ही रहना चाहिए, इनको पार्टनरशिप में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत छोटा सेटअप है, बहुत थोड़ी सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व पहले ही नहीं है। इतने छोटे से बिजनेस के लिए पूरा इनकॉर्पोरेट कर लेना, इतना ज़्यादा हैसल और पेपर वर्क होगा। नंबर 2, ये क्रिएटिव काम है। देखिए, हम रिलेट कर रहे हैं अब इनके बिजनेस के साथ। ये क्रिएटिव काम है, क्रिएटिव काम में ओनर को ज़्यादा अपनी मर्जी चलानी होती है। दे नीड मोर कंट्रोल ओवर द बेसिक डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। जबकि जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनकी बात भी माननी पड़ती है शेयर होल्डर्स की। तो ये रिकमेंडेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 फिर वैसे ही है, पार्ट 1 में 8 सवाल, पार्ट 2 में 8 नंबर, पार्ट 2 में 12 नंबर। पार्ट 1 के 8 नंबर के लिए इन्होंने एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रखा होगा। क्या पूछ रहे हैं? एक्सप्लेन वन बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटी एंड वन अदर ऑब्जेक्टिव दैट अ सोशल एंटरप्राइज लाइक डे केयर माइट हैव। ईटी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट हो सकता है, बहुत आसान सवाल है। सर्वाइवल हो सकता है क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। मार्केट शेयर हो सकता है क्योंकि मार्केट में अभी पता चला कि कंपेटिटर्स हैं, उनकी केस स्टडी से पता चला। इनमें से कोई भी एक लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अगर करता तो मैं शायद सर्वाइवल को करता। नया नया है और अभी नजर आ रहा है कि इनके बाज प्लेस में तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, बाज केस में तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा जाहिर है। क्यों? इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? क्योंकि बिजनेस नया है, बिजनेस अभी अभी सेटअप कर रहा है, तो ये सर्वाइव कर जाए पहले मार्केट में, उसके बाद फिर ये अपना इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर डे केयर जो हो सकता है वो हो सकता है सर्विस टू द सोसाइटी, कम्युनिटी सर्विस। और उसके अलावा उसके हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसके, कि वो लोग जो काम पे नहीं जा सकते बच्चों की वजह से, बच्चों को कहीं छोड़ के काम पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी सर्विस टू कम्युनिटी सबसे आसान है, उसी को लिया जा सकता है।
उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, डे केयर में बच्चे को छोड़ के जाने से कम्युनिटी क्या सर्विस हो रही है, अच्छी खासी बता सकते हैं। वो हाउस होल्ड जिनकी लो इनकम है, उनकी मदर्स भी अपने बच्चों को छोड़ के काम के लिए जा सकती हैं, इसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली इनकम ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका पार्ट 2 ये पूछ रहा है कि यूजिंग अपेंडिक्स 2 एंड अदर इंफॉर्मेशन कंसीडर 2 ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए थे। विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ज़ारा टू चूज। देखिए पहले तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपको दिख रही हैं। ऑप्शन 1 में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपको चार्ट पढ़ना आता है कि नहीं आता, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे कि भाई इस चार्ट के अंदर हमने देखा कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी ऑप्शन 1 में, उसमें कम एफर्ट रिक्वायर्ड होंगी, जब भी कम लोग भी रिक्वायर्ड है, उनकी वेज लेकिन ज़्यादा है, नहीं एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लोग कम है, तो इसकी वजह से वेज ज़्यादा है एवरेज। ऑप्शन 1 के अंदर जो है वो फिलहाल कॉस्ट कम आ रही है, ओवरऑल टोटल 1000 आ रही है, लेकिन एवेंचुअली ये देखा जाएगा कि उसमें प्रॉफिट जो बन रहा है वो नहीं बन रहा, लॉस वाली परफॉर्मेंस है। फिर इसी तरह से ऑप्शन 2 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि वर्कर्स तो बहुत सारे इंगेज हो रहे हैं, लेकिन पर वर्कर वेज कम है, तो प्रॉब्ली इसमें कम एफर्ट रिक्वायर्ड होगी इस ऑप्शन में। और मैंने ऐड करके बताई ना, मैंने ऐड की तो पता चला कि 240 बन रही है, तो टोटल मिला के 2240 बन रहा है और प्रॉफिट आ रहा है 2400, मतलब 2500, मतलब रेवेन्यू 2500 आ रहा है, तो प्रॉफिट बनेगा इसमें। तो रिकमेंडेशन में मैं क्या कहूँगा, बिजनेस का स्टार्टअप है, अच्छा उसमें जो ज़्यादा वर्कर्स को एंगेज करते हुए पहली परफॉर्मेंस जब की जाती है, तो उसमें एक नुकसान ये भी लिख सकते हैं आप कि चांस है कि जब इतने सारे लोग एक साथ किसी परफॉर्मेंस में एंगेज होते हैं तो उसमें गलती हो सकती है, गड़बड़ होने के चांस होते हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस में, इसमें बहुत सारे लोग इंगेज हों। रिकमेंडेशन में मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगेन मैं फिर बताऊं कि आप कुछ भी रिकमेंड कर दें वो माना जाएगा, लेकिन आपको जस्टिफाई करना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे। खाली ये बताने से कि आई थिंक ऑप्शन 1 वुड बी बेटर, इसका कोई नंबर नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों। तो आई बिलीव ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज ऑल्दो इट माइट सीम के वो 1000 के खर्चे के बजाय 2000 का खर्चा कर रहे हैं, 2240 का खर्चा कर रहे हैं, विच इज मोर एक्सपेंसिव, बट इट्स द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो उनको अपने बिजनेस को के स्टार्टअप के लिए शुरू शुरू में ज़्यादा पैसा खर्च करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने सोच समझ के बिजनेस स्टार्ट किया ना, इतना पैसा तो उन्होंने जमा किया होगा कि वो बिजनेस को इनिशियली शुरू में उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरा है कि पहले ही प्रोजेक्ट में अगर रेवेन्यू जनरेट हो जाए और लॉस ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा ये कि ऐसा ऐसा ये इजाफी पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि ऐसा शो प्रेजेंट करना जिसमें बहुत सारे लोग इंगेज हो गए, बहुत सारे वर्कर्स इंगेज हो गए, तो इनका टेस्ट भी हो जाएगा कि ये लोग जो है वो कितना कोऑर्डिनेटेड और कितने अच्छे से कर रहे हैं। ऑल्दो देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ failure of coordination between so many people, but that risk is worth taking because number one it is generating profit, number two it would be a bigger performance, ज़्यादा लोग एंगेज है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहे हैं, अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 4 रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ज़ारा दैट ज़ारा प्रिपेयर्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फोरकास्ट। तो कैश फ्लो फोरकास्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमको पता ही है, वो सारे लिखे जा सकते हैं। तो कैश फ्लो फोरकास्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको पहले से पता होता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपको पहले से पता होता है कि आपके इनकमिंग के क्या पैटर्न्स रहेंगे, सो यू नो कि आपको जो है वो आपको कब कितने पैसे खर्च करने होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, कैश को मैनेज करना पॉसिबल होगा। नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक को शो करने के लिए बड़ी काम की होती है कि बैंक से अगर आपको लोन लेना पड़े, अगर इन लोगों को अपनी किसी परफॉर्मेंस के लिए, अभी देखिए ना, अगर किसी बिजनेस को किसी बैंक से लोन लेना पड़े, इसकी जगह जुमला होगा कि अगर इनके थिएटर को अपनी किसी परफॉर्मेंस के लिए लोन लेना पड़े,
कोई हमने खास जाके आउट ऑफ द वे बात नहीं की, बस बिजनेस के नाम की जगह इनके नाम को इस्तेमाल किया, तो ये रेलिवेंट हो गई बात। तो बैंक जो है वो लोन देने में इंटरेस्टेड हो जाता है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप ये भी देखते हैं कहीं आपकी कोई एसेट्स खाली तो नहीं पड़ी हुई, आपकी कोई ऐसी करंट एसेट्स जो कि किसी बेहतर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल हो सकती थी वो खाली तो नहीं पड़ी हुई, रिसोर्सेज जो है वो आपके ज़ाया तो नहीं हो रहे। तो कैश फ्लो जो है वो बैंक को दिखाने के लिए अच्छी होती है, उससे लोन मिलना आसान होता है। तीसरा मैंने बताया कि पैसे इन्वेस्ट करना पॉसिबल होता है, अगर आपके पास एक्सेस कैश पड़ा हुआ है तो उस एक्सेस कैश को आप ज़ाया नहीं कर रहे होते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बेयर कर रहे होते उसकी। प्लानिंग अहेड पॉसिबल होती है कि अगर मेरा ये कैश फ्लो फोरकास्ट है तो मैं आगे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कोई एसेट खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। एसेट खरीद ली तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, यहाँ भाई 5 महीने बाद इतने पैसे आ जाएंगे कि एसेट खरीदी जा सकती है। फिर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे वो भी कैश फ्लो से देखा जा सकता है कि बिजनेस का अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है तो क्या वो, तो अगेन हर हर जुमले को इनके बिजनेस से थोड़ा थोड़ा लिंक करते जाएं। क्या बिजनेस कोई एसेट खरीद सकता है, उसकी जगह आप कहें क्या बिजनेस नए कॉस्ट्यूम्स, एक बेटर स्टेज खरीद सकता है, बेटर सीटिंग खरीद सकता है। तो इक्विपमेंट के बजाय ये अल्फाज यूज करेंगे तो इससे आप रिलेट कर रहे होंगे। क्वेश्चन 2 में पूछ रहे हैं, इसके पार्ट बी में पूछ रहे हैं, कंसीडर 3 रोल्स ऑफ मार्केटिंग फॉर ईटी। Which role will be the most important for ET to be successful? Identifying customer needs, satisfying customer needs, or maintaining customer loyalty? तो पहले तो आप इनको बता दें कि ये क्यों फायदेमंद है। कस्टमर नीड आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो बताएंगे कि क्या करना चाहिए। जब यही नहीं पता कि आपने जो है वहां पे थिएटर में, आप इसके अल्फाज सुने कि अगर आपने थिएटर में बहुत ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंसेस को प्लान कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो नहीं समझ सकें क्योंकि लो इनकम एरिया में बैठे हुए हैं। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपने वहाँ पे जो एक्सपेंसिव पिज़्ज़ाज को अपने पास रख लिया एज अ रिफ्रेशमेंट और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हुए। ये एग्जाम्पल देते हुए बात कर सकते हैं कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो बिजनेस स्टार्ट ही करने में नुकसान होगा इनको। सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स बिल्कुल इससे लिंक है कि अगर आपको कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई हुई हुई हैं तो ऑफकोर्स आपको उसके हिसाब से काम करना है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी है इस तरह से कि कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो नेक्स्ट टाइम प्राइस पे कर सकेगा, हायर प्राइस पे कर सकेगा या कम से कम आपकी प्राइस को अफोर्ड कर सकेगा, इन बोथ इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंसेज एज वेल एज दी सीटिंग अरेंजमेंट एंड रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट। और कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है? कस्टमर लॉयल्टी ये होती है कि आप कस्टमर को इस लेवल पे सेटिस्फाई कर रहे हो कि कस्टमर रिटर्न आए आपके पास और आपका मार्केटिंग वाला बन जाए, यानी कस्टमर स्टार्ट्स मार्केटिंग फॉर यू बिकॉज ही इज अ सेटिस्फाइड कस्टमर। तो इसकी एक मिसाल आपके पास जिम में मौजूद है, अगर सेटिस्फाइड कस्टमर होता है तो ज़्यादा अच्छा अगले कस्टमर को ला सकता है। मज़े की बात यह है कि इस स्पेसिफिक केस में ये तीनों चीज़ें ना लाइन से हैं। जी हाँ, एक के बगैर दूसरी नहीं। तो जब आप ये कहेंगे, ये बात आइडेंटिफाई करना अच्छी बात होगी, जब आप कंक्लूजन देंगे तो आपको कहना चाहिए कि जाहिर चूंकि उन्होंने विच रोल पूछा है तो आपको कोई एक रोल पे फोकस तो करना है, तो उस रोल को फोकस करते हुए आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे तो आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड सबसे जरूरी लग रही है क्योंकि बिजनेस स्टार्टअप है ना। अगर मुझसे कोई एक रोल ही मजबूरन मुझे बताना होगा तो मैं आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड को इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि एक स्टार्टअप बिजनेस है, अभी तक इसने शुरू ही नहीं किया। प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा तो लॉयल्टी जनरेट होगी। लेकिन साथ में आप ये जुमला बोल सकते हैं कि ये तीनों रोल्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर पहला रोल सही से नहीं इन्होंने परफॉर्म किया तो दूसरा रोल भी नहीं परफॉर्म हो सकता। आइडेंटिफाई नहीं किया तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो लॉयल्टी कैसे जनरेट होगी। लेकिन अभी चूंकि बिजनेस स्टार्टअप में है तो इसलिए बेहतर है कि ये बिजनेस नीड आइडेंटिफिकेशन पे पहले अच्छी तरह से फोकस कर ले। क्या ख्याल है? ठीक है जी। आखिरी सवाल है,
अब देख रहे हैं आप लोग कि कितना देर लग रही है पेपर को करने में, जो बातें हम कर रहे हैं इसमें कितनी देर लग रही है। जब आपकी ग्रिप में एक दफ़ा ये बात आ जाएगी ना कि और आप मल्टीपल पेपर्स खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आपको 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, पेपर सॉल्व करने में 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा। आप 1 घंटा 10 मिनट से ऐसा नहीं होता, पेपर में ज्यादा टाइम लग रहा है। अभी लग रहा है ना, पता कम हो रहा है। अभी लग रहा है ना। जब आपको ये ग्रिप में आ जाएगा ना, तो एंड में आपके 1 घंटा 10 मिनट से 1.25 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा आपका, और यही आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन अभी भी मतलब उस टाइम के अंदर नहीं आ रहा। इफ मतलब इफ हम यू लोग डू, जब पेपर सॉल्व करें तो सब हमें सोचना पड़ रहा है जवाब। जी जब इसी हम में देर लगती है। हाँ, जवाब अगर सोचना नहीं पड़ेगा तो आपको देर नहीं लगेगी। तो हाउ डू यू डू दैट कि जवाब ना सोचना पड़े? यू सॉल्व एटलीस्ट 10 years यानी 20 पेपर्स, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जवाब सोचने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पास इतना टाइम है तो वो भी कर ले। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 2 लीडरशिप स्टाइल्स दैट ज़ारा एंड ज़ेन कुड यूज व्हाइल मैनेजिंग ईटी। एक लीडरशिप स्टाइल 1 और एक लीडरशिप स्टाइल 2 है। कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स हैं? डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं और लेज़र फेयर भी हो सकते हैं और ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। मैं ऑटोक्रेटिक नहीं लिखूंगा इन दोनों में। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि जो भी ऐसी चीज होती है जो क्रिएटिव होती है ना, क्रिएटिविटी में ऑटोक्रेसी नहीं चलती, क्रिएटिविटी में डेमोक्रेसी और लेज़र फेयर चलता है। लेज़र फेयर में ये होता है कि आप लोगों से कहते हैं कि यार तुम तो अच्छे खासे क्रिएटिव आदमी हो, तुम इसमें कुछ खुद से करो, तो लोग खुद से इसमें अपना अपना क्रिएटिव इनपुट डालते हैं। सेमी ऑटोक्रेटिक और लेज़र फेयर होना चाहिए, यानी कुछ चीजों के अंदर तो भाई ऐसे बोला इस तरह से होगा, तो दूसरी कुछ चीजों में तो आप जाहिर आप इसमें अगेन मैंने कहा ना कि कोई भी एक सही जवाब नहीं है। आप ऑटोक्रेटिक बता दें तो उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि इनको ये लेना ही चाहिए। ऑटोक्रेटिक स्टाइल के फ़ायदे और नुकसान बता दें कि लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, उसका फ़ायदा ये है कि मैनेजमेंट आसान होगी, चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी, चीज़ें जो हैं वो टाइमली हो रही होंगी। लेकिन उसका एक नुकसान है, वो बता दें बस। उसका नुकसान क्या है? क्रिएटिव राइट्स नहीं मिलते लोगों को, और इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि काम ही क्रिएटिव कर रहे हैं। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो तो अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन एक्टर्स के साथ शायद इनको मुश्किल हो। दूसरा स्टाइल बता दें डेमोक्रेटिक, उसके फ़ायदे बता दें कि लोग जो हैं ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनको जो है मिलजुल के काम करने में उनकी राय मालूम की जाती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन डेमोक्रेटिक का मसला क्या है कि फिर मेजॉरिटी रूल करती है, फिर आपको जो है वो हर बात लोगों से पूछ के ही करनी है, तो बहुत सारे डिसीजन लेने में आप स्लो डाउन हो जाते हैं या राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, इसका आखिरी पार्ट है consider the following 3 ethical issues for the theatre. Which ethical issue is likely to have biggest effect on ET? Paying Ethical issue. paying fair wages, buying from local community, or purchasing all refreshment from the environmentally friendly producer. पहला वाला होगा wages तो पहले तो तीनों को बताएंगे ना बेटा। पहले तीनों को बताएंगे, लेकिन एंड में जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वो फेयर वेजेस, क्योंकि और कोई नहीं ले रहा, और कोई इतनी वेजेस नहीं दे रहा, अभी नया बिजनेस स्टार्ट है, फिर उसको अफोर्ड करने में मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट। दोनों बातें बेटा। अफेक्ट का मतलब होता है कि बिगेस्ट इफेक्ट, सबसे ज़्यादा मसला या फ़ायदा किस में होगा। जब आप सोशल इश्यूज़ को कंसीडर कर रहे होते हो तो फिर उसी की बेस पे मार्केटिंग भी तो करते हो। वो मार्केटिंग आपको हेल्प करती है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम तो जी बड़े इक्वल वेज पे करते हैं, बड़े अच्छी वेज पे करते हैं, पर आप उसको मार्केटिंग में भी यूज़ करोगे। आप कहोगे जी हम तो बड़े इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आप उसको मार्केटिंग में भी यूज़ करोगे। तो आपसे जब इन्होंने पूछा है, ये दोनों एंगल से पूछा है कि इसका नुकसान और फ़ायदा यानी इम्पैक्ट कितना है। तो पेइंग वेजेस और का लास्ट वाला तो वो तो मतलब ऐसे रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, तो रॉ मटेरियल्स इसमें क्या होंगे? रॉ मटेरियल नहीं बेटा, सप्लायर्स। मतलब सप्लायर्स में रिफ्रेशमेंट की बात रिफ्रेशमेंट ही ज़्यादा कंसिडर हो रही है। हाँ, तो रिफ्रेशमेंट में ऐसा क्या होगा जो होगा ना, आप मतलब देखें अभी आप पाकिस्तान में कितने इश्यूज चल रहे हैं कि पेप्सी खरीदें या कोला खरीदें। तो पोल्यूशन की बात हो रही है ना? नहीं, पोल्यूशन की बात नहीं हो रही। ये फैक्टर है एथिकल फैक्टर। एथिकल का मतलब है कि इस मुल्क के लोगों को सपोर्ट करना ज़्यादा एथिकल है बनस्बत इम्पोर्टेड चीज़ें लोग यूज़ करना। इस हवाले से उसको एथिकल कहा है इन्होंने। नहीं, उन्होंने बोला परचेजिंग रिफ्रेशमेंट फ्रॉम सप्लायर्स दैट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा मैं प्लास्टिक पैकेजिंग में बेचता हूँ,
दूसरे ने कहा नहीं भाई मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करता, उससे पोल्यूशन होती है, तो एथिकल जगह से खरीद लिया उन्होंने जो कि पोल्यूशन नहीं कर रहा है। ये जिस जगह बेच रहे हैं वो तो लो इनकम ग्रुप उसको एथिक्स से क्या पता। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात हम डिस्कस करते हैं पेइंग फेयर वेजेस से फ़ायदा क्या होगा, कि इसकी मार्केटिंग होगी। तीनों में ही बात करेंगे हम कि मार्केटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। पेइंग फेयर वेजेस से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एम्प्लॉइज़ ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। लेकिन पेइंग फेयर वेजेस से नुकसान ये होगा कि अच्छा फ़ायदा लेबर टर्नओवर भी कम होगा, इनके लोग छोड़ के कम जाएंगे। नुकसान ये होगा कि इनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, कंपेटिटर से ज़्यादा पे करना पड़ेगा इनको। अच्छा, बाइंग कस्ट्यूम फ्रॉम लोकल प्रोड्यूस्ड लोकली प्रोड्यूस, तो इनका जो कॉस्ट्यूम है वो क्या है, सिलाई कढ़ाई का ही काम है ना, इनको ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगेन टिकट सेल में फ़ायदा होगा कि लोगों को बताएंगे कि जी हम तो ऐसी लोगों से लेते हैं। फिर लो इनकम एरिया से खरीदने में एडवांटेज ये होगा कि सस्ता पड़ेगा इनको, लोकल ग्रुप से खरीदेंगे तो। लेकिन एक नुकसान ये हो सकता है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लोकल लोग नहीं बना सकते हैं। बाज़ ऐसे डिज़ाइंस या बस ऐसी चीज़ें हों जी, मुझे सूरज की इस तरह की चीज़, एक डिज़ाइन चाहिए जो सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा हो, वो नहीं नज़र आ सकता हो प्रॉपर्ली इन लोकल लोगों को बनाने में, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। परचेजिंग फ्रॉम लोकल, अच्छे सप्लायर से लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगेन आप जो है वो मार्केट कर सकते हैं इसको, लेकिन इससे नुकसान ये होगा कि वो महंगी होती हैं आमतौर पे, वो चीज़ें आमतौर पर महंगी होती हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि प्रेशर ग्रुप्स आपको सपोर्ट करेंगे कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको सपोर्ट किया जाए, तो मार्केटिंग वहाँ से भी हो जाएगी आप। कंक्लूजन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पेइंग फेयर वेजेस से हो सकता है। आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं फिर ये कह रहा हूँ, लेकिन दोनों में और तीनों में सबको ले सकते हैं। आपके पास जस्टिफिकेशन अगर है तो आप ले सकते हैं, यही गेम है। जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे? अगर फेयर वेजेस पे करेंगे ना तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो होगा कि उनके एम्प्लॉयज़ फील करेंगे कि यार देखो बाकी कहीं हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर पूरी मार्केट से वो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे जो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे लोग होंगे। तो आप मार्केट में लेबर की क्रीम उठा सकते हैं बकौल भाईजान, सिस्टम तो करता है। ठीक है। ऑल्दो कि कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन लॉन्गर रन में इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप ये बात करेंगे याद रखिएगा, जब आप कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो बाकी दो ऑप्शन चूज़ ना करने की वजह ही बताते हैं। तो हम ये बताएंगे कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लोगों से लेने का फ़र्क इतना ज़्यादा इसलिए नहीं पड़ेगा कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और हाँ, लो इनकम एरिया इसी तरह से लोकल हम इसलिए प्रोड्यूस करने पे इतना मसला हमें नहीं है क्योंकि अगेन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बाहर से मिलती हैं, और परफॉर्मेंसेस के अंदर अच्छे जो इनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो परफॉर्मेंस में जान डालते हैं। तो यूँ करके हमने बात कंप्लीट कर ली, पेपर और 2 दूसरा ख़त्म है हो कि गया। wages अगर मतलब अच्छी पे करेंगे तो एम्प्लॉइज मोटिवेट भी होंगे, इंथुजियाज्म से वो जो है ना काम जी करेंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, आप क्रीम भी उठा सकते हैं और एंथुसियाज्म भी बढ़ेगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि क्रीम आपने अगर उठाई है तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि मेरा आता है ना, तो क्रीम आप नहीं लेंगे तो हम आते हैं। बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है ना, थिएटर के वर्क में इतने पैसे नहीं और होते, दूसरी कंपनी देगी। दूसरी कंपनी ने पैसे देनी नहीं। तो बच्चों ये हमने पेपर 2 देखा, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि इसका थीम क्या है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, और मार्किंग स्कीम को आप यूज़ कीजिए। हमने आज की क्लास रिकॉर्ड इसलिए की है ताकि कि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। मार्किंग स्कीम को यूज़ करने से आपको ये अंदाज़ा होगा, कहीं आप फंस रहे होंगे आपके जहन के इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं तो वो मिल जाएंगे, लेकिन मैं मशवरा ये देता हूँ कि पहले आप अपने तौर पे खुद पॉइंट सोच लें, उसके बाद मार्किंग स्कीम को रेफ़र करें, तो इससे आपकी स्किल भी बेहतर होगी। अगर पहले ही मार्किंग स्कीम देख लेंगे तो फिर आपका दिमाग खुद नहीं चल रहा होगा। तो यूँ आप लोगों का ये पेपर 2 ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम आपके पेपर 1 की भी ऐसी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ग्रिप में आ सके कि पेपर 1 कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।